ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, कैसे हमारी जो रोज़ की चीज़ें होती हैं उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी घुसी होती है, उसके क्या-क्या बेनिफिट होते हैं, क्या-क्या उसके कॉन्स होते हैं, क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, कहाँ से ये साइंस एंड टेक सारी चीज़ें चालू हुई हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो जैसे हम डेली स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले लेक्चर को छोड़ के करंट अफेयर से, वैसे करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। करंट में दो न्यूज़ हैं, क्या क्या कि एक जनरेटिव एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बैंकिंग की जो प्रोडक्टिविटी है ये इंप्रूव कर रहा है अप टू 30%। ये एसेंचुअल की जो स्टडी है उसमें पाया गया। तो इस जो न्यूज़ को आप अपने इंट्रोडक्शन को बनाने में यूज कर सकते हैं। सेकंड जो न्यूज़ है वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये पिक्सल जो देख रहे हैं आप, ये एक स्टार्टअप है, स्पेस बेस्ड स्टार्टअप है। सो इसने क्या करा है पिक्सल ने, कि इसने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है। ठीक है, वो सैटेलाइट क्या करेगी, अर्थ का जो मूवमेंट होती है, अर्थ पे जितने रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ उसका लैंड है डिग्रेड हो रहा है, कैसे उसकी सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है, कितना नाइट्रोजन का उसमें परसेंटेज है, ये सब चीजें जो है वो रिकॉर्ड करेगी। तो बेसिकली ये जो पिक्सल कंपनी है, ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको थोड़ा सा टैकल करने के लिए, उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए मदद करेगी। वही ये न्यूज़ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पल्स ऑफ द प्लेनेट, की प्लेनेट पे क्या क्या हो रहा है टोटली, ये जो पिक्सल कंपनी है इसकी सैटेलाइट वो कैप्चर करेगी, और उसके हिसाब से हम अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये दोनों जो इंट्रोडक्शन है, इसको आप अपने ये दोनों जो न्यूज़ है इसको आप अपने इंट्रोडक्शन को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन कैसे बनाया है। सो इंट्रोडक्शन जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सीख लीजिए। इंट्रोडक्शन कैसे होता है कि जो करंट अफेयर की न्यूज़ें होती हैं उससे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा एग्जामिनर होता है उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़े, कि हमें करंट करंट की चीज़ों के बारे में भी पता है। ठीक है, सो मैंने जो अपना ये इंट्रोडक्शन बनाया है, ये एक न्यूज़ थी महक परवेज की। शायद आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, यूट्यूब पे भी बहुत फेमस थी ये महक परवेज, न्यूज़ में भी आई थी, लिंक्डइन पे भी आई थी। इसने बेसिकली क्या करा था कि जब ये 13 साल की एक लड़की थी, 13 साल की बच्ची थी, चेन्नई की रहने वाली थी। तो ये फार्म लैंड पे रहती थी, गांव में रहती थी। तो ये देखती थी कि कितना ज़्यादा एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है हमारे यहाँ पे इंडिया में। सो उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। महक परवेज ने क्या हुआ था कि 13 साल की बच्ची थी, चेन्नई में रहती थी। तो ये देखती थी कितना ज़्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट होता है रोजाना इनके खेतों में। क्योंकि हमारे इंडिया में कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है, सिर्फ 10% जो बेसिकली कोल्ड स्टोरेज है हमारे यहाँ पे। तो बहुत सारा 40% अराउंड ये रिपोर्ट कहती है कि जो हमारा फूड प्रोड्यूस है वो वेस्ट हो जाता है। तो महक परवेज जब 19 साल की हुई तो इसने क्या करा कि इसने सोचा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का। तो महक परवेज साइंस की स्टूडेंट थी। इसने क्या करा कि जैसे नेचर होता है, नेचर को मिमिक करके, नेचर को कॉपी करके इसने अपना एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था सन हार्वेस्टेड कूल रूम। तो ये बेसिकली क्या करता था कि जैसे अभी मैं दिखाता हूँ ये क्या करेगा, कि जैसे होता है ना कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है, वो सारा कॉन्सेप्ट इसने यूज करके ये सन हार्वेस्टेड कूल रूम बनाया। कि ये कूल रूम क्या होता था कि ठंडा रहता था। ठीक है, तो इसके अंदर जब फूड स्टोरेज करते थे, तो वो जो फूड स्टोरेज था उसकी लाइफ जो थी 3 गुना बढ़ जाती थी। लेट्स से कि अगर 3 दिन में वो वेस्ट हो जाता था, अब वो 9 दिन में होगा। तो ये सारी चीज़ों को इसने यूज़ करके बनाया। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है कि कैसे साइंस एंड टेक, कैसे साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन है, साइंस जो है वो हमारी डेली लाइफ में मदद कर सकती है। यहाँ पे फूड स्टोरेज की बात हो रही है, तो ये टोटल मिला के इस कहानी को मैंने इंट्रोडक्शन में यूज करा है। बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाया और बहुत ही अच्छा है। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसकी रिपोर्ट को भी यूज करा है, कि हमारे यहाँ पे 270 मिलियन टन जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अनाज पैदा होता है हमारे इंडिया में। लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आती है उसके अंदर हमारी जो पोजीशन है वो 103 है। तो ये सारी चीजें और ये जो साइंस है इसको टैकल करने में कैसे मदद कर रही है, इसका एग्जाम्पल है। और उसी के बाद ये सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो साइंस है, डेफिनेटली ये क्या करती है कि जो साइंस चेंज कर सकती है ना, साइंस का पोटेंशियल है कि जो हो रहा है उसको बेटर कर सकती है। लेकिन हमेशा साइंस ऐसा करती है कि जो चेंज होता है वो हमेशा बेटर के लिए होता है? क्या हमेशा ऐसा होता है? डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। तो इसी चीज को यहाँ पे एक टर्न देके मैंने अपना इंट्रोडक्शन खत्म करा है और उसके बाद अपना ऐसे चालू करा है। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन से आप सीख सकते हैं कि आपको भी कैसे करना है, कि एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज को डिस्कस करा, पॉजिटिव चीज को डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन नेगेटिव पूछ लिया।
अगर ऐसा हो कि आप नेगेटिव चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ लो, तो क्या होगा, एक बैलेंस बन जाता है। ठीक है, तो वही मैंने इंट्रोडक्शन में यूज करा है, वही आप भी कर सकते हैं। सो अब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है, अब हम अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं और समझते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले समझेंगे साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो हम आज पहुंचे हैं जिस साइंस में, ये हम आए कहाँ से। बेसिकली हम हंटर एंड गैदरर थे, वहां से बेसिकली चालू हुआ था। सबसे पहली टेक्नोलॉजी ये थी, स्टोन वाली थी। ठीक है, लेकिन वहां से इतनी पुरानी जगह से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा मिडल से स्टार्ट करेंगे कि 15th सेंचुरी में जब 1500 ईस्वी चल रही थी, उस टाइम पे एक मिडिल व्यू बहुत फेमस था। मिडिल व्यू क्या था कि यूरोप के अंदर था बेसिकली ये, कि मिडिल व्यू क्या था कि जो अर्थ है उसको हम समझते थे कि वो अर्थ हमेशा सेंटर में रहती है, और जो सन है और जो मून है और सारे जो प्लैनेट है, स्टार्स वगैरह, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काटते हैं, उसके चारों ओर रेवोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, ये मिडिल व्यू था, इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। और इसी को जो वहां उस टाइम पे चर्च था, क्योंकि साइंटिफिक रेवोल्यूशन आने से पहले चर्च की ज्यादा चलती थी कि जो चर्च बोलता था उसी को मानते थे। जैसे हमारे इंडिया में धर्म को मानते थे, वैसे ही जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज थी स्पेशली, वो चर्च को ज्यादा मानती, चर्च के ऑर्डर मानती थी। जैसा चर्च बोलता था वैसे वो मानती थी। साइंटिफिक वहां पे अभी तक रेवोल्यूशन हुआ नहीं था। तो उसी टाइम में जो फिलोसफर थे, जैसे अरिस्टोटले हो गया, टॉलमी हो गया, ये सारे लोग इस जियोसेंट्रिक थ्योरी को मानते थे कि अर्थ सेंटर में है और सारे लोग इसके चारों ओर घूम रहे हैं, जो भी अर्थ के जैसे सन हो गया, मून हो गए, स्टार हो गए, ये सारे लोग। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर रेनेसा आया। रेनेसा हम देख चुके हैं पहले ही, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उस टाइम पे ही जो हमारी थिंकिंग थी वो इवॉल्व हो रही थी रेनेसा के टाइम पे। ठीक है, तो रेनेसा के टाइम पे यूरोपियन एक्सप्लोरर थे, वो नई नई जगह गए, और जैसे अफ्रीका, एशिया और अमेरिका, ये हम पढ़ चुके हैं। कलोनियल टाइम में जैसे कलोनियां बसाई थी नई नई जगह, तो उस टाइम पे जो थिंकिंग थी वो थिंकिंग थोड़ी चेंज हो रही थी, तो वहां पे न्यू वे ऑफ थिंकिंग आई थी। तो उस थिंकिंग ने जन्म दिया किसको, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को। ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या होती है, बेसिकली जो आज के टाइम में हम थ्योरी को मानते हैं कि सन एकदम सेंटर में है और जो अर्थ है और जो मून है और सारे जो प्लैनेट्स है ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसी को कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये निकोलस कोपरनिकस ने बताया था अपनी एक बुक में, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज। तो आप एक चीज सोच के देखिए कि उस टाइम में जिस टाइम चर्च की ज्यादा चलती थी, जो चर्च ऑर्डर दे देता था उसको कभी निग्लेक्ट नहीं किया जाता था। उस टाइम पे ये जो निकोलस था उसने ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी चर्च के एकदम अपोजिट जाके। तो उस टाइम पे डेफिनेटली इसके अपोज में तो गए होंगे चर्च वाले। तो उसी के बाद यहां तक इसने थ्योरी दे दी, उसी के बाद फिर गैलीलियो आया। गैलीलियो ने भी ये सारी चीजों को ऑब्जर्व किया कि जो हमारा कोपरनिकस कह रहा है, ये बोल तो सही रहा है कि जो सारी चीजें हैं मैथमेटिकली मैच नहीं कर रही अगर अर्थ को सेंटर में रख दे। तो इसने क्या करा, गैलीलियो ने गैलीलियो गैली ने इसने एक टेलीस्कोप बनाया। ठीक है, देख रहे हो कैसे कैसे धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है, किसका, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहा है, कैसे कैसे धीरे धीरे चीजें आ रही है। पहले थिंकिंग में चेंज आया, थिंकिंग में चेंज आने के बाद जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी वहां से हेलिसेंट्रिक में आ गई। फिर गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप बना दिया कि भाई एक बार देख के तो देखते हैं कि सच में ये जो कह रहा है कोपरनिकस ये सही है या नहीं। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया 1609 में, और अपनी एक बुक को पब्लिश किया, स्टारी मैसेंजर नाम से। ठीक है, तो इसमें इसने ये सारी चीजें जो थी हेलियोसेंट्रिक वाला की जो सन है वो सेंटर में, इसको इस बुक के अंदर इसने डिस्कस करा और बताया कि जुपिटर था, उसके 4 प्लैनेट है, मून है, मून जो है उसके ऊपर धब्बे हैं, सन है उस पर डार्क स्पॉट है। तो ये जो सारी चीजें डार्क स्पॉट वाली चीजें जो है ये गैलीलियो के टाइम से आ गई थी 1609 में, क्योंकि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार करा था। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, थिंकिंग में जैसे जैसे चेंज आ रहा है। रेनेसा के टाइम पे पुनर्जागरण शायद कहते हैं हिंदी में रेनेसा को, तो पुनर्जागरण के टाइम में जैसे जैसे थिंकिंग में चेंज आया वैसे वैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होता गया। ठीक है, यहाँ तक गैलीलियो तक देखा हमने। इसके बाद जैसे जैसे ये सारी चीजें हुई, इसका जो विस्तार था वो धीरे धीरे फैलता गया, और अल्टीमेटली साइंटिफिक मेथड डेवलप हुआ कि अब जो जो चीजें होती थी, पहले चर्च की मानते थे कि जैसे बोल दिया कि जैसे भगवान ने करा वैसे उसने मान लिया, उस पर क्वेश्चन नहीं करते थे। लेकिन अब यूरोप में क्वेश्चन उठाने लग गए, हर चीजों को साइंटिफिक एंगल से देखने लग गए थे। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे डिस्कस कराया कि नई अप्रोच ले ली अब साइंस ने, जिसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और उसी में जो हमारा फ्रैंकिस बैकॉन था, उसने एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया कि किसी भी चीज के नतीजे तक पहुंचने से पहले पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे,
और फिर कंक्लूजन में पहुंचेंगे, उसी को क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो यहाँ तक आपने थोड़ा बहुत तो समझ लिया होगा कि ये जो साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन है ये धीरे धीरे आया है, एकदम से नहीं आया है। ऐसा नहीं है एकदम से प्लेन आ गया, एकदम से सैटेलाइट पे चले गए, ये धीरे धीरे सारी चीजें हुई। सिर्फ सबसे पहले क्या होता, थिंकिंग में चेंज आया था कोपरनिकस के टाइम पे, ठीक है, यहाँ तक समझा। फिर इसके बाद देखते हैं कि यहाँ तक, एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूं, थोड़ा गला सॉरी। ठीक है, यहां तक हमने समझा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड आ गया था, हर चीज पे अब क्वेश्चन उठ रहे थे कि किसी भी चीज को बोल दिया कि चर्च ने बोल दिया तो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर कंक्लूजन तक पहुंच रहे थे, फिर डिसाइड कर रहे थे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, उस टाइम पे फिर इजाक न्यूटन आया। इजाक न्यूटन ने इसी में ऐड कर दिया कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं कि अर्थ हमारा, क्योंकि उस टाइम पे क्वेश्चन उठ रहे थे कि अगर अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है, क्यों वो अपने जो उसका जो पाथ है, उसका जो ऑर्बिट है उससे वो दूर क्यों नहीं जाता। तो उस टाइम पे इजाक न्यूटन ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ मोशन करके। ठीक है, इस थ्योरी ऑफ मोशन में उसने बताया कि जो जितने भी सारे प्लेनेट है और जितना भी अर्थ है ये सारे एक ही मोशन में चलते हैं, वो वाला मास जो होता है इज इक्वल टू उसका वेट, वैसे वाला जो फॉर्मूला है उस पे वो बताया उसने अपनी बुक में, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, थ्योरी ऑफ मोशन दिया इजाक न्यूटन ने, और फिर इसके बाद जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था वो एकदम से फैल गया। ठीक है, उसके बाद नई नई चीजें इवॉल्व होती गई और हम आज तक पहुंच गए। जैसे उसके बाद माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड करा इसने, क्या नाम है इसका, जा जाचरियस जेनिसन, इसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट करा जिससे बैक्टीरिया का पता चला, रेड ब्लड सेल का पता चला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार करा टेरोसेली ने, फिर थर्मोमीटर का आविष्कार करा गैब्रियल फेनाहाइट ने, फिर उसके बाद गैलन वर्क आ गया ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, की जो ह्यूमन बॉडी का ऑपरेशन करने वाली एक बुक गैलन ने एक बुक को पब्लिश करा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वैक्सीन आई, एडवर्ड जीनर ने एक वैक्सीन स्मॉल बॉक्स की बनाई। और उसके बाद जो एनलाइटमेंट जो पीरियड था, एनलाइटमेंट जो हो रहा था वो एकदम से स्प्रेड हुआ और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक तो हम क्लाइमेट चेंज में पढ़ चुके थे। ठीक है, उससे पहले वाला ये पीरियड था, तो दोनों को थोड़ा क्लब कर देना, आपको समझ आ जाएगा कि ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है ये कैसे आया था, कहाँ से जियोसेंट्रिक थ्योरी से चालू हुआ था, हेलोसेंट्रिक थ्योरी आई, उसके बाद कोपरनिकस ने हेलोसेंट्रिक थ्योरी दी, उसके बाद ये जो हमारा गैलीलियो था ये टेलीस्कोप लेके आया, इसने देखा कि जो कोपरनिकस बोल रहा है ये एक्चुअल में ये चीज हुई थी। तो इसके बाद गैलीलियो आया, गैलीलियो के बाद इजाक न्यूटन, और ये सारी चीजें साइंटिफिक रेवोल्यूशन हमारा हो गया। तो एक हमारा एक बैकग्राउंड बन गया कि कैसे ये जो साइंस है ये अस्तित्व में आई। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, रेनेसां से, जो हमारी जो थिंकिंग थी वो न्यू वे ऑफ थिंकिंग में कन्वर्ट हो गई थी, सारी चीज वहां से स्टार्ट हुई थी, यूरोप से। ठीक है, यहां तक समझ आया, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब आप अपना एसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो एसे स्टार्ट करने के बाद 3-4 लाइनों में थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेना, इसमें से 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेना, 4 लाइनों के अंदर बहुत होगा, उससे एक बैकग्राउंड बन जाएगा कि यहां से हमारी साइंस स्टार्ट हुई है और अब कैसे ये हमें फायदा पहुंचा रही है, कैसे हम हमें नुकसान पहुंचा रही है, इन दोनों चीजों को आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि हमारी जो साइंस है ये हमारे लिए कैसे वरदान साबित होती है, कैसे ये बूंद साबित होती है। ठीक है, क्योंकि हमें आप अपने पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना क्लाइमेट चेंज वाला। ठीक है, कि साइंस जो है वो क्लाइमेट चेंज में कैसे मदद करती है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कैसे मदद करती है। ठीक है, कैसे ये जो प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की, कैसे इसको रिसॉल्व करेगी हमारा साइंस। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसके अंदर एक स्वीडन के अंदर एक इसका सेमिनार हुआ था, उसके अंदर एक स्पीच में बोला, इस एक स्पीच हुई थी जिसका टाइटल था साइंस बेस्ड सॉल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, तो इसका बेसिकली मोटिव क्या था, रिन्यूएबल एनर्जी से इसका मोटिव था कि कैसे ये जो साइंस बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर प्लांट हो गए, ये सारी चीजें बिना साइंस के तो डेवलप हो नहीं सकती। ठीक है, तो साइंस बेस्ड ये जो सस्टेनेबल क्लाइमेट जो हो रहा है उसको हमें करना है, मतलब सस्टेनेबल प्लेनेट एस्टेब्लिश करना है साइंस बेस्ड। मींस यहाँ पे बात हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की। ठीक है, यहां तक समझ आया कि जो हमारा साइंस है
वो हमारे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कैसे मदद करेगा। बेसिकली हम रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो कोयला बेस्ड हमारी जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे थे, हमने क्लाइमेट चेंज में देखा था, उसको अब सस्टेनेबल वे में डेवलप करना है। उसको अब क्या करना है, उसको रिन्यूएबल वे में डेवलप करना है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करनी है। ठीक है, तो वही चीज हम देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या चीजें आती है। जैसे फोटोवोल्टिक सेल आते हैं। ठीक है, हमारा एक मिशन भी है फोटोवोल्टिक सेल का, नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा पॉइंट दो तो साथ में अटैच करना। वैसे ही विंड टर्बाइंस होती है कि विंड एनर्जी भी हम प्रोड्यूस करते हैं। 500 गीगावाट का हमारा टारगेट है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का बाय 2030 का। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को प्रोड्यूस करने का भी हमारा टारगेट है। हमारा एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है। तो ये क्या सारी चीजें, ये साइंटिफिकली बेस्ड है। रिन्यूएबल एनर्जी हमें साइंटिफिकली डेवलप करनी है। तो ये साइंस ही है जो क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद कर रही है कि हम एनर्जी को ट्रांजिशन कर रहे हैं पॉल्यूशन बेस से रिन्यूएबल बेस्ड पे। ठीक है, कोल बेस से रिन्यूएबल बेस्ड पे, इतना समझना बस। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, जियोथर्मल एनर्जी होगी, ओशन एनर्जी होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो अनटैप्ड एनर्जी है, कैसे जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन होगा तो इस एनर्जी को हम टैप कर पाएंगे और अपने क्लाइमेट को हम बचा पाएंगे। इस चीजों पे हमारा ध्यान रहेगा। और ये जो साइंटिफिक चीजें हैं, बेसिकली ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए, हमारा जो एनडीसी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। और जो एमिशन इंटेंसिटी है, हमारा एक एनडीसी का टारगेट है 45% जो हमें एमिशन इंटेंसिटी है 2030 तक 2005 के लेवल से रिड्यूस करनी है। ठीक है, तो ये कैसे रिड्यूस होगी, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे अपनी एनर्जी को। 70% वो याद रखना क्लाइमेट चेंज का। और वो कैसे होगा, जब हम साइंटिफिकली डेवलप करेंगे चीजों को। तो कहीं ना कहीं ये जो साइंस है हमें किसमें मदद करेगी, हमारी हमारे क्लाइमेट चेंज को होने से रोकने में। ठीक है, ये समझ आया, ये पॉइंट कैसे लिखोगे तुम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और टर्न करते हैं कि यहाँ पे समझ आ गया कि साइंस ही की है अगर क्लाइमेट चेंज को होने से रोकना है तो। रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे हमने पॉइंट देख लिए। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक पीआईएल स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो ये क्या है, बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए है कि स्टार्टअप आके नए नए सॉल्यूशन निकाले और गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें थोड़े से इन्वेस्ट करेंगी। वो क्या है, पीआईएल स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर नई नई स्टार्टअप्स आई हैं, नई नई स्टार्टअप साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप आई है जो क्लाइमेट चेंज को होने से रोक रही है। जैसे इकोजोन, इकोजोन क्या कर रही है, क्लाइमेट स्मार्ट डीप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है और जो एनर्जी स्टोरेज है, क्योंकि हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब हमें बैटरी स्टोरेज चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को डेवलप करने के लिए इकोजोन एक स्टार्टअप आई है। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांसफर हो गए हैं, हमने क्लाइमेट चेंज डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमी की तरफ, कि अब गवर्नमेंट ने पीआईएल स्कीम दे दी क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए। अब पीआईएल स्कीम से कैसे स्टार्टअप आ रही है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है जो क्लाइमेट चेंज को बचाने में मदद करेगी। ठीक है, यहां तक समझ आया। वैसे ही हाई हाईजेनको एक कंपनी है, वो क्या करेगी, डीकार्बोनाइज करेगी जो हमारा स्टील सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है। ये जो स्टार्टअप है हाइड्रोजन, ये क्या कर रहा है, जो हमारा हाइड्रोजन बेस्ड हमारा मिशन है उसको बनाने में मदद करेगा। क्योंकि जो हमारी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो हमारी गैस है, वो स्टील वाले प्लांट में, रिफाइनरी वाले प्लांट में, फर्टिलाइजर वाले प्लांट में बहुत ज्यादा यूज होती है। और जो वहां पे हाइड्रोजन पावर यूज होती है वो ग्रे हाइड्रोजन यूज होती है। सॉरी, ग्रे हाइड्रोजन मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन पावर हमने बनाई है, हाइड्रोजन पावर कैसे कहते हैं, जो हमारा वाटर होता है उसके मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग। लेकिन जो पावर वहां पे यूज करते हैं वो कोयला वाली जो पावर होती है, हमारी कोल बेस्ड जो पावर है उसको यूज करते हैं। तो वो क्या है, हमारी ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, वहां से भी पॉल्यूशन फैल रहा है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हमारा हाइड्रोजन मिशन है और उसको सक्सेसफुल करने के लिए हमारा ये हाइजेन को स्टार्टअप है। तो समझ आया कि कैसे ये स्टार्टअप आ रहा है, किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइंस की मदद से। ठीक है, इसी की मदद में आगे एक और स्टार्टअप है, शी मार्केट प्लेस। तो यहां से हमने क्लाइमेट चेंज वाला हिस्सा अपना समझा कि क्लाइमेट चेंज को होने से रोकने में साइंस कैसे मदद करेगी। गवर्नमेंट ने थोड़ा स्कीम दे दी गवर्नमेंट ने थोड़ी स्कीम दे दी, स्कीम से स्टार्टअप आ गई। स्टार्टअप से हम अब वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ मुड़ जाएंगे। कैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए भी स्टार्टअप्स हैं कुछ, जैसे शी मार्केट प्लेस। देखो जितनी भी स्टार्टअप है, जितने भी ऐप है, सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने साइंस वाले टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कुछ भी चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग होगी,
सारे साइंस एंड टेक के टॉपिक हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे रिलेट करते हैं, हमें बस इसको लिखने का तरीका देखना है। तो हमने समझा कंपनी आ गई थी स्टार्टअप क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, वहीं पे थोड़ा सा एक जंप कर लिया, वुमेन एम्पावरमेंट में एक स्टार्टअप देख ली कि एक शी मार्केट प्लेस है। ये क्या है कि जो वुमेन लीड ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स मतलब जैसे हमारा फ्लिपकार्ट, तो जो वुमेन रन कर रही है जिस बिजनेस को, उसको प्रमोट करने के लिए हमारा है शी मार्केट प्लेस। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी। शी मार्केट प्लेस क्या है, ई कॉमर्स साइट है। ये क्या है, टेक्नोलॉजी कैसे वुमेन को एम्पावर कर रही है, इस चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब याद करो अपना वुमेन एम्पावरमेंट वाला चैप्टर कि वुमेन एम्पावरमेंट में हमने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखा था, ठीक है, तो वो कम था। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो साइंस है, ये क्या कर रही है, उस रेट को भी बढ़ाने में मदद कर रही है या नहीं कर रही। उसी का एग्जाम्पल है ये शी मार्केट प्लेस, ठीक है। इसी के अंदर हम देखते हैं कि ये शी मार्केट प्लेस बेसिक क्या कर रही है, वुमेन को ई कॉमर्स में प्रमोट कर रही है, और ये वुमेन की मेंटेलिटी, फिजिकल और फाइनेंशियली इनको एम्पावर कर रही है, ठीक है। ये हमने देखा कि वुमेन कैसे एम्पावर हो रही है। और देखते हैं कि जो अब ये हम क्लाइमेट चेंज से वुमेन एम्पावरमेंट में टर्न हो गए, साइंस ने कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद करी, ये थोड़ा सा हमने देख लिया, रिन्यूएबल एनर्जी, उसके स्टार्टअप। उसके बाद हम वुमेन एम्पावरमेंट वाले चैप्टर में आ गए कि अब वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन को एम्पावर करने के लिए साइंस कैसे मदद कर रही है, इस चीज को हम समझेंगे। हमने देख लिया एक स्टार्टअप वुमेन मार्केट प्लेस की वुमेन को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाने में मदद कर रही है हमारी साइंस। दूसरी चीज की वुमेन को सेफ्टी और सिक्योर करने में भी हमारी जो साइंस है वो मदद कर रही है। कैसे, देखो बहुत सारे ऐप हैं, हिम्मत ऐप, शेक टू सेफ्टी ऐप, बी सेफ, आई एम सेफ ऐप। तो बेसिकली ये क्या चीज है, ये वुमेन जैसे ये वाला है आई एम सेफ ऐप, ये क्या करेगी, जैसे आपने अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ये क्या करेगी, आपकी जो लोकेशन है सारी चीज ट्रेस करेगी, और आपकी जो फैमिली है उसके पास अगर वो ऐप है तो वो भी उस लोकेशन को देख सकते हैं। आपको कुछ होता है तो पैनिक बटन है, पैनिक बटन दबाओ, तुरंत जो आपके रिलेटिव्स है जिनका नंबर सेव है वहां पे इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आप खतरे में हो। तो ये क्या है कि वुमेन को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने में कैसे साइंस मदद कर रही है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट में कैसे साइंस मदद कर रही है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। समझ आया कि अब वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक आता है या साइंस का टॉपिक आता है, दोनों आप टैकल कर पाओगे। अगर दोनों क्लब करके आता है तो भी टैकल कर पाओगे। समझ आया ये साइंस एंड टेक कैसा टॉपिक है। फिर हम देखते हैं कि वुमेन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराती है कि फाइनेंशियली उनको एम्पावर करने के लिए। एक तो वुमेन मार्केट प्लेस वाला हमने देख लिया, और भी है जैसे रोमोनी है, ये क्या करती है, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस करती है औरतें, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करती है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है ताकि वो भी सामने आए। साइंस एंड टेक, वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियली, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाला। उसके बाद वो एक करके है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, वो एज, बहुत अजीब सा नाम है, वो एज। ये क्या, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या करता है कि जो वुमेन्स है वो जो ट्रैवल करती है, ये सारे वुमेन रन जो प्लेटफॉर्म है, जो वुमेन सोलो ट्रैवल करना चाहती है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है, उनको एक सेफ्टी भरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है ट्रैवलिंग के लिए। तो ये क्या है, बेसिकली वुमेन को एम्पावर कर रही है हमारी साइंस, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे ही और देखते हैं कि हमने सोशल मीडिया में देख ही लिया था कि जो वुमेन है उसकी वॉइस को रेज करने में कैसा सोशल मीडिया मदद करती है। तो यहाँ पे मोबाइल हो गया, मोबाइल के साथ प्लस इंटरनेट, इंटरनेट के साथ प्लस सोशल मीडिया, तो अगर ये तीनों चीज कंबाइन होती है तो जो वुमेन है उसको, उसकी जो वॉइस है वो एम्पावर होती है। इसका एग्जाम्पल हमने मीटू मूवमेंट देख ही लिया था, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और जो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी जो साइंस है वो मदद करती है, जो मार्जिनलाइज पीपल है उनको एम्पावर करने के लिए मदद करती है, ठीक है। यहां तक समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारा समझ आ रहा है ना, क्योंकि जिन्होंने पहले वाले चैप्टर से स्टार्ट करा होगा उनको अब समझ आ रहा होगा कि साइंस एंड टेक उस वाले टॉपिक में भी कहीं ना कहीं मदद कर रही है, क्लाइमेट चेंज में, वुमेन एम्पावरमेंट में, सारी जगह मदद कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि और कैसे जो हमारी साइंस है वो एम्पावर करती है वुमेन्स को। देखो हमने देखा था कि जो सोशल मीडिया वाला जब चैप्टर देखा था, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन वाले में देखा था शायद, कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये क्या है, ये भी तो साइंस का ही तो रिजल्ट है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं वुमेन को स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जो फार फ्लंग एरिया में जो वुमेन्स रहती हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकती फीस, तो वो क्या करते हैं कि ये अलग से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं ताकि उन्हें चीप एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। उसी के एग्जाम्पल है यूडेमी, कोर्सेरा, यूट्यूब पे तो फ्री में आप एजुकेशन ले सकते हैं, और हमारा लर्नर्स भी है।
और गवर्नमेंट की अगर बात करें तो पीएम विद्या वाला, और अब आपके लास्ट चैप्टर में एजुकेशन वाले में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो जो ऐप के नाम थे उन सबको यहाँ पे कोट कर सकते हो कि कैसे साइंस जो है एजुकेशन वाइज वुमेन को एम्पावर करने में मदद कर रही है, या फिर एजुकेशन को प्रोलिफरेट करने में मदद कर रही है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां तक समझ आया कि साइंस कैसे सारे जो हमारे डायमेंशन है जो हम देख चुके हैं उसमें हर चीज में हर उस एरिया में मदद करती है। वैसे ही साइंस क्या करती है कि हमने अभी देखा था कि प्राइवेट वाले में तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो तो बढ़ा ही रही है, और एक चीज और क्या कर रही है कि वर्क फ्रॉम होम एक जो कल्चर चल रहा है आज का कोविड के बाद स्पेशली जो आया है ये कल्चर कि वर्क फ्रॉम होम आप घर बैठे अपना काम कर सकते हैं, कैसे? ऑनलाइन की मदद से। तो ये क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है कैसे जो साइंस एंड टेक है वो वुमेन की हर एक लाइफ को कैसे एम्पावर करती है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा क्लाइमेट चेंज से हम वुमेन एम्पावरमेंट वाले टॉपिक में घुसे कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए भी साइंस का जो रोल है बहुत स्पेशल है। ठीक है, उसके बाद हम फिर थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम फिर मिसलेनियस कुछ देखते हैं। मिसलेनियस में क्या है कि साइंस एंड टेक का रोल हमारे एग्रीकल्चर में कैसा है, कि साइंस का रोल एग्रीकल्चर में कैसे, एग्रीकल्चर वाइज कैसे साइंस इसको मदद करती है। देखो, आपको याद होगा हमने चैप्टर में एक पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन की, जो हमारी फूड सिक्योरिटी है। हम पहले PL480 प्रोग्राम पे डिपेंड करते थे, यूएस से हमारा फूड आता था। उस टाइम पे ये जो फेमाइन की प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, फिर जब ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया इंडिया में जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, एग्रीकल्चर में साइंटिफिक रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ये आया। इसके बाद से हमारे पास जो फूड सिक्योरिटी है, फूड की जो स्कार्सिटी है वो कभी नहीं हुई। इंडिया जो है अब एक फूड सिक्योर कंट्री है। ठीक है, किसकी मदद से? साइंस की मदद से, ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से। उस टाइम पे ऐसा क्या आया था, उस टाइम पे हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स आए थे। पहले जो सीड्स थे वो कम वो अनाज पैदा करते थे। जब ये वाला हमारे पे सीड आया तो हम पे ज्यादा अनाज पैदा होने लगे। रिजल्ट किसका था? रिजल्ट था साइंस का। वैसे ही अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्लाइमेट रेजिलियंट जो क्रॉप है वो डेवलप होती जा रही है। अभी मैंने एक न्यूज आर्टिकल शेयर करा था जिसमें वियतनाम का एक फार्मर था जिसने जो मीथेन गैस एमिट होती थी उसको रिड्यूस करने का एक तरीका निकाला। रिजल्ट किसका है? साइंस का रिजल्ट है। कौन सा एरिया? फूड वाला एरिया, एग्रीकल्चर वाला एरिया। ठीक है, समझ आया कि एग्रीकल्चर में साइंस कैसे मदद कर रही है। फिर देखते हैं हम रोबोटिक्स वाला, रोबोटिक्स बोल लीजिए या डिफेंस वाला एरिया, कि डिफेंस में हमारी जो साइंस एंड टेक है वो कैसे मदद करती है इंडिया को एक आत्मनिर्भर भारत। अभी एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक वो चल रखी है मुहिम कि इसमें हमें क्या करना है, अपनी डिफेंस को इंडिजीनियस करना है। तो उसी की दिशा में जैसे दक्ष हो गया, नेत्रा हो गया, स्ट्रोव हो गया, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये सारी डेवलप हुई है अंडर साइंस एंड टेक में। जैसे दक्ष क्या है, दक्ष ये वाला रोबोट है, देखो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली फायर करता है, ऑटो रन है ये सारा दक्ष वाला। वैसे ही नेत्रा क्या है, नेत्रा जैसे यूएवी होता है, नेत्रा एक बेसिकली यूएवी है। वो क्या करता है कि नजर रखता है, फ्लाई करता है आसमान में, नजर रखता है कि नीचे क्या गतिविधियां चल रही है, वो सारी चीज। वैसे ही हमारे जो पोरस बॉर्डर्स हैं वहां पे भी हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जैसे बांग्लादेश वाला एरिया, वहां से माइग्रेट करके ये बांग्लादेशी आते रहते हैं। हमने अभी देखा था पॉपुलेशन वाले में भी और इसमें भी डाइवर्सिटी वाले में भी देखा था कि कितनी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। तो साइंस का वहां पे यूज करके उस एरिया को जो सर्विलांस जो है उसको स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सेंसर वगैरह लगा सकते हैं ताकि वो जो पोरस एरिया वहां से जो ये है इलीगल माइग्रेशन है वो ना हो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो यूज है बहुत ही ब्रॉड है, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हेल्थ केयर में अगर देखें तो हेल्थ केयर में हमने देखा था कोविड के टाइम में जो कोरोना वायरस आई थी, कोवा वैक्सीन और बहुत सारी आई थी। रिजल्ट किसका था? साइंस का। ये साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरह जो वैक्सीन आ रही है। ठीक है, तो हमारे हर एरिया में साइंस एंड टेक है। आपको बस ढूंढना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद अर्बनाइजेशन वाले एरिया में आ जाते हैं कि अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम तो सारी पता ही है आपको अर्बनाइजेशन की। अब उसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो साइंस वहां पे कैसे मदद कर सकती है कि अर्बनाइज्ड एरिया में साइंटिफिक मेथड से अगर हम यूज करें तो ये जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है, हीट वेव वाली प्रॉब्लम है, ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट वाली प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करा जा सकता है कैसे। आपने उसमें एग्जांपल देखा था धारावी में रिफ्लेक्टिव पेंट का यूज करा था। रिफ्लेक्टिव पेंट क्या चीज है? बेसिकली साइंटिफिकली तो डेवलप है। और क्या चीज है? ग्रीन बिल्डिंग कोड की जो हमारी बिल्डिंग है उसको एनवायरमेंटली डेवलप किया जाए।
ताकि उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत कम हो। और उसी के अंदर एक लीड इंडिया करके प्रोग्राम है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है सर्टिफिकेट सिस्टम की, जिस बिल्डिंग को लीड इंडिया वाला वो जो सर्टिफिकेट मिल चुका है वो क्या है, ग्रीन बिल्डिंग है। तो ये क्या सारी चीजें हैं कि कैसे साइंस हमारे हर एरिया में मदद करती है। जो जो टॉपिक हमने डिस्कस करे थे हर एरिया में कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं। उस सारी चीजों को देखा, उसके एग्जाम्पल को देखा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि साइंस जो है कैसे एक वरदान है हमारे लिए, कि क्लाइमेट चेंज में भी मदद कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट में मदद कर रही है, अर्बनाइजेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, हर एक एरिया में हमारी मदद कर रही है। तो जैसे कि हमने वहां पे देखा था अपने इंट्रोडक्शन में, तो क्वेश्चन अभी भी है कि क्या सिर्फ ये पॉजिटिव इफेक्ट देती है, नेगेटिव भी देती है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका नेगेटिव इफेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं कि जो हमारी साइंस है वो नेगेटिवली कैसे इफेक्ट करती है। तो जो नेगेटिव इफेक्ट है मैक्सिमम लोगों को पता है, अभी तक क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि हमारे लास्ट वाले टॉपिक्स में हम जो डिस्कस कर रहे थे, जो उसका साइड इफेक्ट था वो क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इफेक्ट थे। कैसे थे अभी देखते हैं। देखो, क्लाइमेट चेंज हमने पॉजिटिव देख लिया, कैसे पॉजिटिवली मदद कर रही है साइंस रिन्यूएबल एनर्जी को एस्टेब्लिश करने में, और वहां से हमारा एमिशन कम हो जाएगा, एमिशन कम हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी तो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, साइंस मदद कर रही है। स्टार्ट कहां से हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ हमारा, स्टार्ट हुआ था हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, हुआ था या नहीं हुआ था, और वो किस लिए हुआ था, वो हमारी साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो रही थी उस टाइम पे, इसलिए हुआ था। और जो CO2 एमिटिंग मशीन है वो सारी एकदम एग्जिस्टेंस में आई थी। तो प्रॉब्लम ही क्रिएट की गई है, ये क्लाइमेट चेंज की किसने, साइंस ने क्रिएट करी है प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। ठीक है, तो इसमें अगर इसमें पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि प्रो तो हो गया हमारा, कॉन्स लिखना है, तो क्लाइमेट चेंज वाला जो था पूरा टॉपिक पहले वाला वो सारा इसके इसमें आएगा, बेन के अंदर। ठीक है, समझ आया कैसे। अब देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का। हमने देखा साइंस कैसे वुमेन को एम्पावर करने में मदद कर रही है। अब इसका जो कॉन्स है वुमेन एम्पावरमेंट में, वो कैसा है, साइंस कैसे वुमेन को वीक करने में मदद करती है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो, जो जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया है कि वुमेन सेंट्रिक जो क्राइम है वो इंक्रीज हुए हैं। हमने ये अपने वुमेन एम्पावरमेंट वाले टॉपिक में भी देखा था इसको। वो याद करो, वो जो एक IAS ऑफिसर की जो साली थी उसके साथ वो क्या हुआ था, बुली वाला साइबर बुलिंग हुई थी। वो क्या है कि साइंस का यूज करके, साइबर बुलिंग कहां से हुई थी, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया आया कैसे, साइंस ने तो डेवलप करा। अथीरा का, हाँ बिल्कुल सही दिया, अथीरा वाला एग्जाम्पल। तो वो क्या चीज है कि कैसे साइंस जो है वुमेन को भी हार्म कर रही है, समझ आया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट समझ आए। थोड़ा सा इसमें और देख लेते, वही साइबर बुलिंग वाला अथीरा का एग्जाम्पल केरला का। एक रिपोर्ट और है NCRB की, ये शायद वहां पे कोट नहीं किया था, ये यहाँ पे कोट करिए। NCRB क्या कहती है इसी चीज को कि डिजिटलाइजेशन से क्या हो रहा है कि जो वुमेन सेंट्रिक क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, डिजिटलाइजेशन से क्या हो रहा है, वुमेन सेंट्रिक क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। इसको NCRB भी बोल रही है। कैसे बोल रही है, NCRB बोलती है कि आउट ऑफ 2597, मतलब 2597 जो केसेस थे उसमें से 1896 केसेस, 50% से भी ज्यादा जो केसेस थे उसके अंदर किससे रिलेटेड थे, डिजिटलाइजेशन और वो सारी जो चीजें होती हैं कि डिस्टर्बिंग एंड ट्रांसमिटिंग सेक्सुअल कंटेंट, वो जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली वुमेन्स के साथ, वही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है। और एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, और ये जो NCRB की एक रिपोर्ट और थी, ठीक है, उसमें बोलते हैं कि जो क्राइम है डिजिटलाइजेशन की वजह से जो क्राइम बढ़ रहे हैं ये हर साल 6% बढ़ते जाते हैं। तो ये दोनों जो रिपोर्ट है ये कोट कर सकते हैं आप अपने ऐसे में कि साइंस डेवलप तो हो रहा है, लेकिन डेवलप होने के साथ एक जगह फायदा पहुंचा रहा है तो दूसरी जगह नुकसान भी पहुंचा रहा है। ठीक है, नुकसान का ये एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और है, हमने वो देखा था वुमेन एम्पावरमेंट में, वुमेन जो अपने स्टार्टिंग वाले फेज में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं फेटिसाइड वाली। ठीक है, फेटिसाइड की प्रॉब्लम कैसे आ रही है, अल्ट्रासाउंड की वजह से। ठीक है, अल्ट्रासाउंड किसका एग्जाम्पल है, साइंस का एग्जाम्पल है। तो ये भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि कैसे जो साइंस है उसका मिसयूज करके जो फेटिसाइड वाली प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है, साइंस का मिसयूज करके। ये सारे साइंस के मिसयूज में आएंगे। ठीक है, इसको याद रखना। ये हो गया हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का। क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, हमने पॉजिटिव देखे, क्योंकि आप जब एक टॉपिक डिस्कस करोगे साइंस में, लेट से अगर आपका मन करता है क्लाइमेट चेंज का डिस्कस करने का, तो आप अपने ऐसे में उसके पॉजिटिव डिस्कस करोगे, उसके बाद नेगेटिव डिस्कस करोगे। इसीलिए उसी के हिसाब से ये लेक्चर भी डिजाइन है, पॉजिटिव दे दिया अब नेगेटिव। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट देख लिया।
उसके बाद देखते हैं ये वाला ग्रीन रेवोल्यूशन का। हमने देख लिया था हाई यील्ड वैरायटी आई थी, उससे क्या हुआ था, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, फेमाइन जो हो रही थी, भुखमरी आ रही थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई थी। ठीक है, ये देखा था ना पॉजिटिव में। इसका नेगेटिव इफेक्ट भी तो कुछ हुआ होगा साइंस एंड टेक का। क्या नेगेटिव इफेक्ट हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, हाई यील्ड वैरायटी तो आई थी, उसके साथ वहां पे वाटर ज्यादा देना पड़ रहा था, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और बहुत सारी चीजें, हर्बिसाइड हो गए, ये सारी चीजें देनी पड़ रही थी। इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। पंजाब वाला एग्जांपल याद करो, सैलिनिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, वहां पे लैंड डिग्रेड होता जा रहा है, किसकी वजह से, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से। ठीक है, और जो एक मिल्क इंडस्ट्री होती है, जो हमारी ये जो काउ बफेलो वाली जो इंडस्ट्री है, हमने देखा था, शायद इसको भी देखा था, कि इसके अंदर क्या होता है कि मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनको एंटीबायोटिक का एक इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देने से क्या होता है कि जो हमारे अंदर, क्योंकि उनको इंजेक्शन दे दिया एंटीबायोटिक का, वो क्या करती है, जो दूध है वो ज्यादा देने लग जाती है। ठीक है, हम एंटीबायोटिक ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, दूध में हम ले रहे हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक दूध के थ्रू हमारे अंदर जा रहा है, और हमारे अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरिया हो चाहे बैड बैक्टीरिया हो, दोनों खत्म हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा रेजिस्टेंट डेवलप होता है। शायद वो टीबी वाले एग्जाम्पल में मैंने देखा था, तुम्हें पढ़ाया था या फिर ज्योग्राफी क्लास ली थी वहां पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एएमआर का मैंने पढ़ाया था किसी को। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, चलो कोई थोड़ा सा देख लो, तुम्हारी क्लास में पढ़ाया था क्या ये वाला, थोड़ा बताओ, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने पढ़ाया है ये। ठीक है, चलो छोड़ो, दोबारा देख लो इसको फिर। ठीक है, तो क्या होता है कि मिल्क इंडस्ट्री होती है, वहां से क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक वहां पे जा रहा है। अच्छा, कल में, कोई नहीं, मिल्क इंडस्ट्री है, एंटीबायोटिक जा रहा है भैंसों में, भैंसों से आ रहा है दूध में, दूध से आ रहा है हमारे अंदर, हमारे अंदर आने के बाद क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया है हमारे अंदर, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, दोनों खत्म हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग, कुछ जो शैतान बैक्टीरिया है वो खत्म नहीं हो रहे। ठीक है, उन्होंने क्या करा है कि रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया कि अब तुम एंटीबायोटिक दो, हम मरेंगे नहीं। अब ये लोग क्या है, ये और बढ़ते रहेंगे, और बढ़ते रहेंगे, और जो एंटीबायोटिक अब इनके अंदर जाएगा तो इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, ये मरेंगे नहीं। सेम वैसे जैसे ऑल आउट के ऊपर मच्छर घूमता है, सेम वही चीज है यहाँ पे भी डेवलप हो रही है। तो क्यों ऑल आउट के ऊपर मच्छर घूमता है, क्या ऑल आउट क्या नकली आ गई है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। उसने क्या करा है, मच्छर ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है कि ऑल आउट से जो जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो बच गए उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब जो उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनको ऑल आउट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ पे एंटीबायोटिक के साथ होता है कि एंटीबायोटिक से जो बैक्टीरिया बच गए, अब उनको एंटीबायोटिक का फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? प्रॉब्लम क्या है यहां से, इस ये जो चीजें हो रही हैं, इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि जब हम ऑपरेशन करवाएंगे, ठीक है, जब हम ऑपरेशन करवाएंगे उसके बाद उससे ठीक होने के लिए हमें जब मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि वहां पे इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे हमें एंटीबायोटिक दी जाती है। अब वो जो एंटीबायोटिक है यहाँ पे असर नहीं करेगा, और असर नहीं करेगा तो क्या होगा, जो ऑपरेशन के बाद जो मेडिसिन दी जाती है, बेसिकली जितनी भी मेडिसिन है वो सारी फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो हमारे अंदर बैक्टीरिया थे वो AMR हो गए, एंटी माइक्रो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस उन्होंने डेवलप कर दिया है। अब उन पे दवाई असर नहीं करेगी। तो ये क्या है, हमारी जो मेडिसिन इंडस्ट्री है वो खतरे मतलब वो खतरे की कगार पे है। तो यहां तक समझ आया कि वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, एंटीबायोटिक हमने डेवलप करा उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हमारी AMR वाली प्रॉब्लम है वो डेवलप हो गई है। ठीक है, ये समझ आया कि साइंस के साइड इफेक्ट मीन्स का जो वो होता है, मिस यूज करते हैं तो क्या साइड इफेक्ट होते हैं, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, बेन। ठीक है, इतना समझ आया। अब थोड़ा पॉपुलेशन वाले टॉपिक में भी थोड़ा घुस जाते हैं। देखो, AI और मशीन लर्निंग आ रही है। ठीक है, सबको पता है AI क्या करती है, चैट जीपीटी ले लो, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें, ये क्या कर रही है कि जो पहले ह्यूमन काम करता था, ठीक है, एक काम करने के लिए 10 आदमी बिठाते थे, अब वो जो AI है वो खुद कर लेता है, चैट जीपीटी खुद कर लेता है। तो ये क्या प्रॉब्लम जनरेट कर रही है, साइंस, साइंस है ना, ये क्या प्रॉब्लम जनरेट कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जनरेट कर रही है। और सोच के देखो, पॉपुलेशन वाले में तुमने पढ़ा था कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है, रियॉट तक आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज क्या कर रही है, साइंस कर रही है, और उसी को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि अभी हमने ये जो डिस्कस करा इसी को सपोर्ट करते हुए एक डेटा भी है, क्या कहता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में गीता गोपीनाथ ने बोला कि जो AI है इंडिया के अंदर 30% तक जॉब जो है उसको इम्पैक्ट कर सकती है, 30% तक जॉब को इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसका असर सोचो क्या होगा।
इतना ही नहीं, हमने एक अपना टॉपिक भी डिस्कस करा था फेक न्यूज वाला। वहां पे वो जो यूक्रेन का जो पीएम था या प्रेसिडेंट था ज़ेलेंस्की, उसकी एक एआई जनरेटिव फेक वीडियो आ गई थी। तो ये क्या चीज है? साइंस का मिसयूज, साइंस के डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, समझ आया कैसे कैसे सारी चीजें हो रही हैं पॉपुलेशन वाले मैटर में भी, एग्रीकल्चर वाले मैटर में भी, वुमेन एम्पावरमेंट वाले मैटर में भी, और क्लाइमेट चेंज वाले मैटर में भी। क्लाइमेट चेंज तो बेसिकली साइंस की जनरेशन है, मतलब साइंस की उपज है। समझ आया यहाँ तक? अब एक चीज और देखते हैं कि जो साइंस है, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगता है कि जो साइंस है वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। कैसे खतरा है, इस चीज को थोड़ा देखते हैं। देखो, जॉन डाल्टन के बारे में सबने सुना होगा। इसने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी सबने पढ़ी होगी, जो साइंस साइंस बैकग्राउंड जिनका रहा होगा। तो ये डेवस्टेटिंग है ह्यूमैनिटी के लिए। कैसे? देखो, जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, इसी एटॉमिक थ्योरी का यूज करके हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, इसी एटॉमिक थ्योरी का यूज करके। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये फोटो भी दिखा रखी है। ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में हमारा मतलब यूएसए का एक प्रोजेक्ट था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में हमारा जो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब था वो डेवलप हुआ था। थ्योरी कौन सी यूज करी थी? एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन वाली। और ये जो था मैनहट्टन प्रोजेक्ट आया, दो बम आ गए, फैट मैन और वो लिटिल मैन वाला। इनको हमने टेस्ट करा था ह्यूमैनिटी के ऊपर, और सबसे ज्यादा खतरनाक और डेवस्टेटिंग ये हमारा टेस्ट था, साइंटिफिक टेस्ट था, जो हमने ह्यूमैनिटी के ऊपर करा था, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे मैंने लिख रखी है। तो ये आप सोच सकते हैं कि जो साइंस है, अगर इसका मिसयूज करें, एथिक्स को साइंस में ना घुसाएं, तो क्या हो सकता है कि ह्यूमैनिटी जो है वो भी खत्म होने की कगार पे आ सकती है। तो ये समझ आया तुम्हारा आपको कि डिफेंस के अंदर, हमने डिफेंस में देखा कि कैसे प्रोटेक्शन कर रही है हमारी, जो नई नई चीजें आ रही है, नेत्रा आ रही है, नए नए डिफेंस आ रहे हैं, आर्टिलरीज आ रही है। तो वहां पे डिफेंस तो क्रिएट कर रही है, लेकिन उसका जो मिस यूज है, उसका जो डेवस्टेटिंग इफेक्ट है, पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए काफी है। न्यूक्लियर बॉम्ब इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। भोपाल गैस वाला कांड, बिल्कुल सर्वेश तुमने सही बोला कि वो भी क्या है, उसको भी कोट कर सकते हो तुम। ठीक है, उसको भी कोट कर सकते हो कि ये क्या चीज है, कि ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा पैदा हो सकती है अगर इसको हम लिमिटेड वे में यूज ना करें। तो वही इस चीज का एग्जाम्पल है। और एक चीज और है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, साइंस में ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होते हैं, जो जीन होते हैं, हमारे डीएनए होते हैं, उसमें क्रिस्पर एक होता है, प्रोटीन होता है। उससे क्या होता है, हम एडिटिंग कर सकते हैं, उसको पूरा कोडिंग कर सकते हैं, पूरा कंप्यूटर में ला सकते हैं कि कौन कौन से जीन कहाँ कहाँ होते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है कंप्यूटर के अंदर, जो जीन है। अब उसको हम अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। उसका फायदा क्या क्या होता है? देखो, कि हमें पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो लूज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, हमने क्लाइमेट चेंज वाले में देखा था कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो जब अब क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो साइंस का यूज करके हम जीन एडिटिंग करके उस क्रॉप को, उसकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, है ना? तो ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, वही पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, जैसे बीटी कॉटन हो गया। बीटी कॉटन क्या है, उस पे जो पेस्ट होता है, बीटी बैसिलस थर्मोजेनिसिस, ये उस पे अटैक नहीं कर सकता कॉटन पे। तो ये क्या, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करा। म्यूटेशन अलग चीज है सर्वेश, ये अलग चीज है। हाँ, ये यही वाला मैं अभी पॉइंट बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो वो क्या है कि हमने उसका यूज करके एक ऐसी वैरायटी बना दी जिसपे पेस्ट का भी वो इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलेंट जो हमने क्रॉप वैरायटी बना दी। ठीक है, लेकिन और एक और चीज है, चलो इसी में देखते हैं। लेकिन क्या है कि इंडिया के अंदर जैसे बीटी ब्रिंजल है, हमारे यहाँ पे सिर्फ एक जो जेनेटिकली चेंज्ड जो वैरायटी है, फूड वैरायटी, वो बीटी ये है, कॉटन है। बीटी ब्रिंजल या बीटी टमाटो, बीटी पोटैटो नहीं है हमारे यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्यों हम अप्रूव नहीं करते उसको? पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो बीटी ब्रिंजल है या बीटी जो भी वैरायटी है, एक बार देखते हैं, और उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, बीटी ब्रिंजल, बीटी की जितनी भी वैरायटी है, ये देखो जैसे ही दिख रहा है। इसकी खासियत क्या है कि इसको हमने हमने जेनेटिकली वो कर दिया है, म्यूटेट कर दिया है, जेनेटिकली इसको चेंज कर दिया है। तो क्या होता है कि जैसे बैगन है, ठीक है, तुम फ्रिज से बाहर रखो तो वो सड़ जाता है, एक दिन में, 2 दिन, एक दिन में ही सड़ जाता है गर्मियों में। तो
लेकिन ये जो हमारा बीटी ब्रिंजल है, इसको आप 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन बाहर रख लो फ्रिज से, ये नहीं सड़ता बिल्कुल भी, ठीक है। वैसे ही और सारी जो वैरायटी है बीटी वाली, जो हमने बीटी से बनाई है, इंडिया के अंदर कोई भी नहीं है, इंडिया के अंदर कोई भी अलाउड नहीं है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, सिर्फ इंडिया में अलाउड है बीटी कॉटन, और कोई भी वैरायटी बीटी वाली इंडिया में अलाउड नहीं है उगाना, ठीक है, इलीगल है वो। तो क्यों, एक एक चीज पे क्वेश्चन करो ना कि ये इतनी ज्यादा मतलब सही चीज है कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हमने महक परवेज वाला एग्जांपल देखा था, देखो ये है महक परवेज, ये वाली है लड़की महक परवेज, इसने बनाया था वो सन हार्वेस्टेड कूल रूम, इसके अंदर शायद दे भी रखा हो, ये वाला देखो दिख रहा है, ये ऐसे करके कुछ बनाया था इसने, सन हार्वेस्टेड कूल रूम। तो ये देखो, हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जो फूड है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। अब ये बीटी ब्रिंजल आ जाएगा तो यार हमारा तो फायदा होगा, कोल्ड स्टोरेज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों हम इसको अडॉप्ट नहीं करते? रीजन क्या है? देखो रीजन क्या है कि बीटी ब्रिंजल कैसे कैसे मतलब एक एक महीने तक बिना सड़े रह सकता है। इसके ऊपर जब माइक्रो बैक्टीरिया जब अटैक करेंगे, जो कोई भी जो फूड होता है उस पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं तभी तो सड़ता है वो। तो जब इस पे माइक्रो बैक्टीरिया अटैक करेंगे तो ये क्या करेगा, कुछ निकालेगा, पॉइजन टाइप का निकालेगा, उन बैक्टीरिया को मार देगा। इसीलिए ये एक एक महीने तक बिना सड़े रह सकता है, बिना फ्रिज में, ठीक है। तो अब हम जब हम इसे खाएंगे, बीटी ब्रिंजल को खाएंगे, तो हमारे पेट के अंदर अंदर जाने के बाद भी ये कुछ मतलब पॉइजन निकालेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो बीटी ब्रिंजल है एक तरह से जहर है, अगर हम खाएंगे तो हम भी मरेंगे। इंस्टेंटली नहीं मर रहे, तो धीरे 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 मरेंगे, जैसे वो आर्सेनिक वाला याद करो कि जिससे कैंसर हो रहा था। तो वैसे ये जो बीटी वैरायटी है, इसको खाने से भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फ्यूचर में। इसीलिए इंडिया जो इसको अलाउड नहीं करता। तो ये क्या है, साइंस का एक पॉजिटिव रूप और एक नेगेटिव रूप, कि इससे हो क्या रहा है कि जो हमारे फूड जो डिग्रेड हो रहा था, फूड जो वेस्ट हो रहा था, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक नई प्रॉब्लम को जनरेट करता है, कार्सिजेनिक वाली, कैंसर वाली, ठीक है। ये समझ आया? वैसे ही जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये कहाँ मदद कर सकती है कि देखो हमें अब कोड वगैरह पता चल गए हैं कि हमारे यहाँ पे जीन में, डीएनए में कौन कौन सा कोड है। अगर किसी जीन में बीमारी है तो हम उसके हिसाब से मेडिसिन को तैयार कर सकते हैं, और एकदम प्रिसाइज उसी मतलब डिजीज के लिए मेडिसिन बना के उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन, ये तैयार कर सकते हैं जेनेटिक डाटा के बेस पे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आती है एथिकल कंसर्न में। कैसे? कि देखो एक एग्जांपल आया था अभी चाइना में, ये जो है ही जियांस्की, इसने क्या करा था कि ट्विन, वहां पे एक बच्चे पैदा हुए थे, ट्विन सिस्टर्स पैदा हुई थी। उसने क्या करा था, उनके जीन में एडिटिंग कर दी थी, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनके जीन में एडिटिंग करके उसको सॉल्व कर दिया था, ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया था कि उसने अभी तो सॉल्व कर दिया, लेकिन ये जो जीन एडिटिंग है फ्यूचर में चल के क्या कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करेगी, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए इन सब चीजों को अलाउड नहीं करते, जीन एडिटिंग को ह्यूमंस के अंदर स्पेशली। इसीलिए बीटी ब्रिंजल को अलाउड नहीं करते, क्योंकि फ्यूचर के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो किसी को नहीं पता। तो आई होप यहां तक समझ आ गया होगा कि जो साइंस है उसके दो रूप हैं, ठीक है। एक है अच्छे वाला और एक है बुरे वाला। हमने दोनों रूप देख लिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, उसके बाद नहीं तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। और सॉल्यूशन में आप सभी को पता है कि अब तक आते आते, क्योंकि हमारे 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, सॉल्यूशन सबको पता है कि इस चीज के क्या सॉल्यूशन है। लॉ वाला जो सॉल्यूशन होगा वो आप वुमेन एम्पावरमेंट से, जिस भी टॉपिक का जो सॉल्यूशन है वो उस टॉपिक से देख सकते हो। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा डिफरेंटली हम डिस्कस करेंगे। देखो जो साइंस है, इसको अगर सॉल्व करना है तो हमें साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन में एथिक्स को यूज करना पड़ेगा, तभी जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या चीज है, कैसे ये एथिक्स को हम यूज करके इन सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो एथिक्स क्या होती है कि सही चीज क्या है उसको अडॉप्ट करना है, वही है एथिक्स। सिंपल चीज एकदम, कि सही क्या है उसको हम अडॉप्ट करें तो वही है हमारी एथिक्स। और वही अगर हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, उसमें अगर एथिक्स को इन्वॉल्व कर लें तो हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। जैसे कि लेट्स से एग्जांपल है कि जब हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट कर रहे थे, यूएसए वाला जो नागासाकी पे बम गिरा था, वहां पे अगर एथिक्स का अगर यूज करते तो हम दूसरा भी सॉल्यूशन निकाल सकते थे। वहां पे लाखों मिलियंस लोग की जाने गई थी। अगर वहां पे थोड़ा सा एथिक्स को यूज करते तो ये जो साइंस है ये ह्यूमैनिटी के लिए डेवस्टेशन नहीं बनती वहां पे। क्योंकि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज करना तो सही चीज नहीं थी, और भी सॉल्यूशन हो सकते थे वहां पे,
ठीक है, तो वहां पे क्या है, हमें एथिक्स को यूज करना था। वैसे ही अगर कोविड वाली बात करें तो कोविड में हमने देखा था कि चाइना पे एलिगेशंस लग रहे थे कि चाइना ने बनाया है इस म्यूटेशन करके, ये जो कोविड आया था इसको चाइना ने बनाया है। हो भी सकता है चाइना ने बनाया, प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे भी एथिक्स का अगर यूज करते, चाइना अगर एथिक्स का यूज करता तो उसे पता चलता कि सही चीज क्या है, साइंस को सही से कैसे यूज करना है। वैसे ही क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है वहां पे भी हमें एथिक्स का यूज करना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे जो महात्मा गांधी है, देखो महात्मा गांधी के 7 सिंस हैं, और ये सारे टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं। नॉलेज विदाउट करेक्टर वाला हमने उसमें देखा था, एजुकेशन वाले में बिजनेस विदाउट एथिक्स, वैसे रिलीजियस विदाउट सेक्रीफाइस। वैसे ही महात्मा गांधी ने एक सिन बताया था कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी क्या है, सिन है, एक अभिशाप है अगर साइंस में ह्यूमैनिटी का हम यूज ना करें। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि साइंस के साथ हमें प्लस करना है एथिक्स को। ठीक है, अगर हम ये दोनों चीज करेंगे तो क्या होगा कि ये हमेशा ह्यूमैनिटी को बेनिफिट पहुंचाएगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा कि जो साइंस है, वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि आपको कि एक आईएएस उस टाइम पे एजुकेशन वाले टॉपिक में बताया था, ये वाला जब मैंने महात्मा गांधी का ये वाला जो सिन है वो यूज करा था नॉलेज विदाउट करेक्टर में, कि लेट से एक आईएएस ऑफिसर है, वो मेहनत करके बन तो जाता है आईएएस ऑफिसर, लेकिन अगर उसमें करेक्टर ना हो तो वो देश के लिए खतरा बन सकता है। जैसे कि आप देखते हैं आजकल न्यूज में आता रहता है कि किसी आईएएस ऑफिसर के अगर 500 करोड़ रुपए मिले, किसी पे 200 करोड़, तो क्या है कि नॉलेज तो है लेकिन कैरेक्टर नहीं है। वैसे ही साइंस तो है लेकिन एथिक्स नहीं है, तो क्या है, वो है ह्यूमैनिटी के लिए डेवस्टेशन। ये एग्जाम्पल हमने देख ही चुके हैं ये नागासाकी वाले में, जापान पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था। वैसे ही महात्मा गांधी का एक और कोट है, महात्मा गांधी क्या कहते हैं, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, कि आंख के बदले अगर आंख लोगे ना तो पूरा जो वर्ल्ड है वो ही अंधा हो जाएगा। इसका बहुत प्यारा जो एग्जांपल है वो कहाँ आपको देखने देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर डेटरेंस में। ये क्या है न्यूक्लियर डेटरेंस, कि हम जो है ना वो न्यूक्लियरली डेवलप करते जा रहे हैं अपने आप को। सबसे पहला मैनहट्टन वाला था, ठीक है, सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन अभी क्या है कि चाइना के पास 450 बम है, इंडिया के पास करीब 280 बम है, न्यूक्लियर बम की बात कर रहा हूं मैं, और पाकिस्तान के पास शायद 180 कुछ है। ठीक है, तो ये क्या है कि हम डेवलप करे जा रहे हैं किसी लिए, कि हम डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम बना रहे हैं पावर, न्यूक्लियर बना रहे हैं ताकि और जो लोग हैं वो हम पे अटैक ना करें। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ब्लाइंड रेस। ठीक है, वही महात्मा गांधी ने बोला था कि आंख के बंदे आंख लोगे तो पूरा वर्ल्ड अंधा हो जाएगा। वैसे ही इस डेटरेंस के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि साइंटिफिकली अपने आप को एक मौत के कुएं की तरफ धकेलते जा रहे हैं, न्यूक्लियर बम बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे किस किस क्या सॉल्यूशन हमें करना होगा कि साइंस जो है वो ह्यूमैनिटी को हमेशा बेनिफिट पहुंचाए। वही हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, बुद्धा इज द की, बुद्धा का मंत्र यूज करना है, मध्यम मार्ग का, मॉडरेशन इज द की। तो जैसे कि सुमित ने शायद मेरे से पूछा था मध्यम मार्ग के बारे में, तो मध्यम मार्ग सुमित ने जो अपने एसे में लिखा था वो भी मध्यम मार्ग था। हमें एक मिडिल सॉल्यूशन लेना है। तो जितने भी हमने अभी तक सॉल्यूशन डिस्कस करे हैं, जितने भी टॉपिक्स में, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट का हो, क्लाइमेट चेंज का हो, सारे क्या है, मध्यम मार्ग पे बेस्ड हैं। लेकिन आपको अब स्पेशली ये वर्ड लिखना पड़ेगा कि हम बुद्धा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मध्यम मार्ग, और एक मिडिल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने वहां पे देख लिया था कि ये वाला फ्री स्पीच वाला, तो जब ये सोशल मीडिया है एक तरह तो फ्री स्पीच भी देता है हमें, दूसरी तरफ क्या होता है, फेक स्पीच भी देता है, फेक जो न्यूज है वो भी फैलाता है। तो यहाँ पे एक आईटी एक्ट ला सकते हैं मिडिल में, जो फेक न्यूज है इसको कर्व करे और जो स्पीच है उसको प्रमोट करे। मतलब कि जो सोशल मीडिया है उसको ऑल राइटली बैन नहीं करना है, सिर्फ जो उसका डेवस्टेटिंग जो उसका नेगेटिव पॉइंट है उसको हमें रिड्यूस करना है, और वही क्या है हमारा मध्यम मार्ग, एक बैलेंस्ड अप्रोच। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा कि कैसे अपने ऐसे को स्टार्ट करना है, थोड़ा सा पास्ट बता के, कैसे अपने मिडिल में आपको दोनों चीज डिस्कस करनी है, थोड़ा सा प्रॉस थोड़ा सा कॉन्स, और कैसे एंड करना है। अगर आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स बताएंगे तो आप अपने जो उसका रिलेवेंट टॉपिक है वहां से ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ बताना है मध्यम मार्ग या गांधी जी वाला, तो ऐसे टाइप में भी हम एंड कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो एंड होता है, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है कि कैसे किस चीज को टैकल करना है, तो आप पूछ सकते हैं।